द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ एक दफ़ा फिर साउथ इंडिया के शहर बेंगलोर से शरीक गुफ्तगू हैं सोनम महाजन। वो एक थिंक टैंक के साथ काम करती हैं और वेल नोन यूट्यूबर हैं। सोनम, मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपकी पाकिस्तान में इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुई और क्या आप उर्दू जानती हैं और कैसे उर्दू सीखी आपने? जी मैं जम्मू कश्मीर की रहने वाली हूँ। तो पाकिस्तान में इंटरेस्ट तो जम्मू कश्मीर के हर शहरी का होता ही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बहुत मिलिटेंसी रही है शुरू से, अ, या फिर टेररिज्म जिसको कहते हैं वो रहा है। और कहीं न कहीं इसका ताना-बाना जो है वो पाकिस्तान के साथ जुड़ा रहा है। तो लोगों के अंदर एक वैसे भी वो एक फीलिंग पाई जाती है जम्मू कश्मीर के, अगर आप बाशिंदों में देखेंगे। और क्योंकि हमारी जो ऑफ़िशियल लैंग्वेजेज़ में से एक उर्दू लैंग्वेज है, और अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब करनी होती थी, एक टाइम पे ऐसा था कि आपको उर्दू जो है वो मैंडेटरी होती थी, आपको आना आना चाहिए उर्दू। बावजूद उसके जब हम छोटे थे तो एक ऐसा मतलब इट वाज़ लाइक एन अनसेड पैक्ट, ऐसा नहीं है कि कोई रिटन रूल था कि जो हिंदू स्टूडेंट्स होते थे, जब हमारा 10th क्लास में वो लोग ऑप्शनल तौर पे उर्दू सीखते थे 1 साल के लिए, और जो मुस्लिम स्टूडेंट्स होते थे, वो 1 साल के लिए हिंदी सीखते थे। अदरवाइज़ जो मुस्लिम स्टूडेंट्स थे वो लैंग्वेज के तौर पे उर्दू चूज़ करते थे और हम लोग हिंदी चूज़ करते थे। तो अगर आप फ्लुएंसी या प्रोफिशिएंसी के हिसाब से देखेंगे तो द हिंदू स्टूडेंट्स वुड बी बेटर एट हिंदी, क्योंकि उन्होंने हिंदी लैंग्वेज जो है वो बचपन से वो पढ़ रहे हैं। उसी तरह जो मुस्लिम बच्चे होते थे वो बचपन से उर्दू पढ़ रहे होते थे। तो कभी-कभी ऐसे एक्सेप्शंस भी होते थे, कुछ ऐसे भी हिंदू बच्चे होते थे जो उर्दू लैंग्वेज और हिंदी ऑप्शनल चूज़ करते थे, यानी कि हिंदी वो सिर्फ 1 साल पढ़ेंगे 10th स्टैंडर्ड में। और कई बार ऐसा भी होता था कि कुछ मुस्लिम बच्चे होते थे जो हिंदी लैंग्वेज चूज़ करते थे, जिनका ऐसा एम्बिशन होता था कि हमें ऐसी कुछ प्रोफ़ेशन में जाना है जो ऑल ओवर इंडिया रिकॉग्नाइज़्ड हो। जैसे अगर आपको आईएएस बनना है, सिविल सर्विसेज़ में जाना है, अगर आपको जेएन के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ में जाना है, फिर तो आपको उर्दू की प्रोफ़िशिएंसी होनी चाहिए। पर अगर आपको ऑल इंडिया लेवल पे कुछ करना है, तो बहुत सारे ऐसे मुस्लिम बच्चे भी होते थे जो हिंदी को एज़ अ लैंग्वेज चूज़ करते थे। तो मैंने सिर्फ़ 1 साल उर्दू पढ़ी है 10वीं क्लास में, पर क्योंकि हमारे यहाँ मेजॉरिटी जो मुस्लिम्स की है, तो ज़ाहिर-सी बात है कल्चर पे वो इन्फ्लुएंस आ जाता है, और लोग जो आपस में बात भी करते हैं, उसमें बहुत सारे उर्दू के जो वर्ड्स यूज़ होते हैं। बट समहाउ इट आल्सो हैपेंड कि मैं कोई हिंदी में मेरी इतना अच्छा मेरा परफ़ॉर्मेंस नहीं होता था। तो जब मैंने उर्दू पढ़ना शुरू की 10th क्लास में, वो 1 साल के लिए, तो आई रियली एक्सेल्ड एट इट। और मुझे अभी भी याद है जो मेरे उस्ताद थे जो सर शमीम, वो मेरे फ़ादर के पास आए और उन्होंने कहा कि "शाजी, इसका बहुत अच्छा दस्तखत है उर्दू में, और ये तो मतलब बहुत कम पढ़ाया है, मतलब सिर्फ़ हमें तो बेसिक जो लेटर्स होते हैं अली बे पे ये पढ़ाते थे, फिर थोड़ा-सा लाइक वर्ड फॉर्मेशन, नॉट इवन सेंटेंस फॉर्मेशन, ताकि आपको एक बेसिक थोड़ा-सा पता हो। हुँ, जस्ट हुँ। ऑल्सो फॉर द इंक्लूसिवनेस कि हम सब ज़बानें जो हैं उनको इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं। तो उन्होंने भी, सर ने भी नोटिस किया कि मैं काफ़ी उस हिसाब से अच्छा लिख लेती थी, और उन्होंने मुझे तो नहीं पता चलता था, वो कहते थे कि तुम्हारा हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छा है। तो दैट इज़ हुँ, हुँ। हाउ आई लर्न्ड उर्दू। एंड लिंग्विस्टिक जो आपकी प्रोफिशिएंसी होती है वो इसी तरह से बन जाती है, क्योंकि पीपल अराउंड यू दे आर लाइक यूजिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, और उर्दू की डोमिनेंस जम्मू कश्मीर में आपको दिखेगी, स्पेशली जो हमारे जो इलाके हैं वहाँ पे। अच्छा, तो पाकिस्तान में जो आपकी इंटरेस्ट है, तो आप यूट्यूबर्स को काफ़ी फ़ॉलो करती हैं पाकिस्तान में, मेन स्ट्रीम मीडिया को भी फ़ॉलो करती हैं। तो मेरे एक जानने वाले हैं अमेरिका में, ऋषि, वो वहाँ पीएचडी कर रहे हैं, तो उनसे मैंने पूछा कि आपकी इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुई पाकिस्तान में? तो वो कहते हैं जी कि मैं 2010 में ज़ैद हामिद की एक वीडियो मेरी नज़र से गुज़री, तो उस वक़्त से मैं पाकिस्तान में इंटरेस्टेड हुआ। तो आप किन-किन लोगों को फ़ॉलो करती हैं और आपको क्या लगता है कौन सेंसिबल लोग हैं जो अच्छा कमेंट करते हैं, नॉलेजेबली कमेंट करते हैं इंडिया पे, पाकिस्तान में? अच्छा, जो मेरा इंटरेस्ट है, लाइक आई सेड, कि वो जे-एंड-के में हर किसी में थोड़ा-थोड़ा, तो यू आर इंट्रोड्यूस्ड टू पाकिस्तान इन सम वे, एंड इवन दो वी आर हिंदूज़,
वी आर ऑल्सो इंट्रोड्यूस टू इस्लाम इन सम वे, क्योंकि हमारे यहाँ मुस्लिम्स जो हैं वो ऑफ कोर्स उनकी अक्सरियत है। तो एक पाकिस्तान को लेके हमारे मन में छवि तो अच्छी नहीं थी, क्योंकि हम लोग माइनॉरिटीज थे एंड वी वर ऑलवेज टारगेटेड बाय टेररिस्ट। तो हमेशा ऐसे मन में जो वो एक रहता है ना, वो हार्ड फीलिंग्स हमेशा से थी। बट समहाउ जो हमारे पेरेंट्स थे उन्होंने हमें कभी ये चीजें नहीं बताई, जब हम देखते भी थे कि माइनॉरिटीज की किलिंग्स होती है। आई हैव लॉस्ट सो मेनी ऑफ माय क्लासमेट्स एंड माय स्कूलमेट्स। I have narrowly escaped targeted grenade attacks so many times. तो हमारे माँ बाप ने कभी हमारे जहन में ये जहर नहीं भरा कि ये जो है रिलीजियसली मोटिवेटेड अटैक्स हैं, क्योंकि उनको लगता था कि यहाँ पे हम जहाँ रहते हैं, यहाँ पर हम बहुत मिलजुल के रहते हैं, जो जो लोकल वहाँ के लोग हैं। तो अगर आप बच्चों को ये सब बताओगे कि दीज आर रिलीजियसली मोटिवेटेड अटैक्स, तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग में जहर भरेगा, अपने क्लासमेट्स को लेके भी आपका नजरिया जो है वो बदल जाएगा। तो वी वर नेवर रियली टोल्ड दैट क्यों पाकिस्तान के जो से आने वाले जो आते हैं वो हमें टारगेट करते हैं। तो बैक ऑफ द माइंड में तो था, बट समहाउ आई थिंक समवेयर अराउंड 2014 or 15, द बीजेपी हैड जस्ट फॉर्म द गवर्नमेंट, एंड ऑनेस्टली तब तक मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं था कि मतलब क्या पॉलिटिक्स है क्या नहीं है। लाइक एवरी अदर किड आई वाज इंटरेस्टेड इन यू नो बिल्डिंग माय करियर, कि मेरे को अच्छी जॉब मिले। आई वाज जस्ट barely out of the यूनिवर्सिटी। तो ऐसा हुआ कि एक बार मैंने ट्विटर पे एक हैंडल था, अभी मुझे याद है, उसका हैंडल था गो नवाज गो। तो आई थिंक इट वाज अ पीटीआई सपोर्टिंग हैंडल, एंड आई हैड अ पिक्चर जो मेरी डिस्प्ले पिक्चर थी ट्विटर पे। तब मैं कोई पॉलिटिकल कमेंट्री नहीं करती थी। दिस इज अराउंड 2014 एंड और 15 स्टार्ट, अराउंड द सेम टाइम। तो these people somehow got hold of me, and मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। They started targeting me and saying all sorts of things. She's a Hindu, and पता नहीं, मतलब मेरे लिए बड़ी अजीब सी बातें थी कि मतलब ये किस किस्म के लोग हैं जो ऐसे हिंदू मुस्लिम ऐसे कर रहे हैं। और मतलब हमारे यहाँ तो ऐसी बातें नहीं होती हैं, मतलब मैंने नहीं देखी थी ऐसी। तो मेरा थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो गया, एंड आई स्टार्टेड टू डिग इन अ लिटिल डीप। फिर मैंने पूरा पढ़ा कि 1990s में जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था, और जो कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ उसकी बेसिक जो वजूहात थी वो क्या थी, एंड दैट वाज रिलीजियसली मोटिवेटेड। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि यार हमारे पेरेंट्स ने तो हमें कुछ सच बताया ही नहीं है, बट आई कैन अंडरस्टैंड उनका जो डिलेमा होगा वो भी अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि दिस इज अ विशियस साइकिल ना, जो हेट वाला जो साइकिल है, अगर आपको पता चलेगा तो आपके मन में बदले की जो एक फीलिंग आ जाती है। तो सबसे पहले तो मैंने ये जानने की कोशिश की कि ये काफिर ये सब क्या होता है, एंड इट वाज pretty unprovoked. They were just commenting on my appearance because I had a picture, and I was wearing clothes which were not very modest according to them, but those clothes were pretty normal and acceptable in India. तो मैंने पहले तो पढ़ा कि क्या है काफिर, ये सब क्या है। देन स्लोली आई स्टार्टेड टू रीड अबाउट जेएनके में जो मिलिटेंसी थी उसके बेसिस क्या थे। फिर धीरे धीरे मैंने पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। और अगर आप मुझे ये पूछें कि कौन से लोग हैं जिनको मैं समझती हूँ कि वो बड़ी अच्छी बात करते हैं, या फिर पीपल हु आई वुड लाइक टू फॉलो, तो अब तो ऐसा वक्त आ गया है कि आई जस्ट डोंट वांट टू गिव एनी नेम्स, क्योंकि पाकिस्तान में लोग इस तरह से रंग बदलते हैं कि आपको समझ ही नहीं आता कि कौन क्रेडिबल है कौन नहीं है। देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज अ फैन ऑफ नजम सेठी साहब, दैट इज नॉट द केस एनीमोर। देयर वाज अ टाइम व्हेन आई रियली थॉट कि हसन निसार साहब जो हैं वो बड़ी कोई जायज बात को करते हैं। दैट डजंट होल्ड गुड एनीमोर। तो पाकिस्तान में मैंने देखा है कई लोग ना सैनिटी से इंसैनिटी की तरफ आ जाते हैं एज दे ग्रो ओल्डर, जबकि उल्टा होना चाहिए। व्हेन यू ग्रो ओल्डर you unlearn a lot of things. Like I was not the same person 10 years ago that I am today. तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो बहुत सारी चीजें हम लर्न करते हैं और बहुत सारी चीजें हम अनलर्न करते हैं। बट पाकिस्तान में मैंने देखा है कि थोड़ा जो है ना वो इसके बरक्स चीजें होती हैं। पर अगर आप मुझे ये पूछेंगे कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको देख के मुझे लगता है कि हाँ, इनसे मुझे एटलीस्ट पाकिस्तान की इंटरनल जो पिक्चर है वो सही से मिलेगी, तो ऐसे कुछ जर्नलिस्ट हैं जैसे एक मंसूर अली खान है। उनकी कमेंट्री मुझे अच्छी लगती है व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान इंटरनल पॉलिटिक्स।
अदरवाइज मैंने कोई पाकिस्तान में ऑनेस्टली ऐसा बंदा नहीं देखा है जिसको मैं ये कह सकूं कि इंडिया को लेके these people indeed know what is happening in India and they have their eyes and ears open. कहीं ना कहीं जो उनका वर्ल्ड व्यू होता है ना, जो बड़े कोई इंटेलेक्चुअल लोग भी होते हैं, वो बड़ा ही एक लिमिटेड होता है. आई डोंट नो इफ इट इज टू डू विद बीइंग अ पाकिस्तानी और व्हाट देयर प्रॉब्लम इज, बट दैट इज हाउ इट इज. तो मंसूर हैं, ठीक लगते हैं मुझे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स समझने के लिए. फिर हामिद मीर साहब हैं, उनसे भी एक आपको सेंस मिल जाती है, बट अगेन वो भी पलटी बहुत ज्यादा मारते हैं. सो राइट नाउ आई डोंट रियली हैव एन आइडियल और समथिंग, बट जैसे अगर मुझे इंडिया पाकिस्तान पे कुछ देखना होता है तो आई प्रिफर टू वॉच योर व्लॉग्स एंड और तो ऐसा आई डोंट थिंक. क्या नाम है उनका, परवेज खुद भाई हैं, उनको भी पहले देखा करती थी मैं. फिर रिसेंटली आई वॉच सम ऑफ हिज व्लॉग्स व्हिच आई डिडंट फील लाइक कि आप डिसएग्री कर सकते हो. मुझे लगा कि वो जो बता रहे हैं इट्स लाइक कंप्लीटली फिक्शन, सो आई स्टॉप्ड वॉचिंग हिम. क्या ऐसी चीज थी जो आपको लगा कंप्लीट फिक्शन है? जैसे मुझे ये लगा कि अगर आप एक इंटेलेक्चुअल हैं, आप एक रिफॉर्मिस्ट के तौर पे अपने आप को देखते हैं, या फिर आप मजहब को लेके आपका एक व्यू है, राइट? तो अगर आपको तनकीद करनी है तो फिर आप उसमें आपको कहीं ना कहीं एक बैलेंस बना के चलना चाहिए. ठीक है, मैं पर्सनली बहुत कोई ज्यादा रिलीजियस नहीं हूँ, तो अगर मेरे पे कोई हिंदू फंडामेंटलिस्ट उठ के अपने जो उनके व्यूज है थोपना शुरू कर दे, हालांकि हमारे में बहुत टॉलरेंस होती है, आई मीन वी इंजॉय रिलेटिवली टू मच फ्रीडम एज हिंदू वुमेन, तो मैं वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगी. ठीक है, तो मेरा जो क्रिटिसिज्म होगा किसी भी तरह के इंडोक्ट्रिनेशन को लेके, आई विल ऑलवेज हैव दैट बैलेंस. अब लोग बोलेंगे कि आप इस्लामिज्म पे ज्यादा बोलती हैं, आप हिंदुत्व पे नहीं बोलती हैं, तो आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई डू नॉट अग्री विद दैट कंपैरिजन बिटवीन हिंदुत्व एंड इस्लामिज्म. वी कैन ऑलवेज हैव अ डिबेट ऑन दैट. मैं उस पर अग्री नहीं करती. मुझे लगता है कि जो हिंदुत्व वाले हैं दे आर हिंदू रिएक्शनरीज बेसिकली. दे आर नॉट लुकिंग एट एंड हाईलाइटिंग अ होल पॉपुलेशन कि भैया फिर इनको कन्वर्ट कर दें जी, इनको लेट्स शो देम द लाइट ऑफ हिंदुइज्म. दैट्स नॉट द आइडिया ऑफ हिंदुत्व. हिंदुत्व इज बेसिकली द पॉलिटिकल कोड ऑफ एन अवेयर हिंदू who resists persecution. He's not interested in persecuting someone. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो परवेज हुद भाई हैं उनका कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व को लेके जो उनकी स्टडी है, इट इज वेरी मायोपिक. इट इज बेस्ड ऑन primarily based on secondary sources and probably also motivated because I think कि एक गलती जो पाकिस्तान में मैंने लोगों को देखा है जो वो करते हैं, वो शायद समझते हैं कि जो इंडिया का राइट विंग है और पाकिस्तान का राइट विंग जो है वो सेम है, तो इसीलिए वो इंडियन लेफ्ट पे बड़ा रिलाई करते हैं. बट इसमें इतना बड़ा तजाद है शकील साहब, क्योंकि आप वहां पे लेफ्ट में हैं तो जाहिर सी बात है कि आप जो इस्लामिस्ट पॉलिटिक्स है उसके खिलाफ है. आप चाहते हैं कि जो शिद्दत पसंदी है या फिर जो मजहब को लेके लोग उसको स्टेट क्राफ्ट के साथ मिक्स करते हैं, तो लेफ्ट को तो पसंद नहीं आता होगा. अगर आप इंडियन लेफ्ट की बात करें तो दीज पीपल लिटरली सपोर्ट शरिया. अभी भारत में प्रपोज हुआ है यूसीसी, विच इज द यूनिफॉर्म सिविल कोड, विच इज अ यूनिवर्सल लॉ. इट्स अ सेक्युलर लॉ which affords equal rights and responsibilities to all the citizens. ठीक है, तो आप एक लेफ्ट की जर्नलिस्ट हैं, वो बड़े कॉलम्स वगैरह लिखती हैं, अमृत ढिल्लों उनका नाम है, पहले वो बीबीसी में काम करती थी. उन्होंने हाल ही में आर्टिकल लिखा कि दिस इज अ क्रैकडाउन ऑन मुस्लिम्स. So how is secularism a crackdown on Indian Muslims? And she also wrote that India is trying to overturn Sharia law. भाई अगर तो होता है कि आप शरिया लॉ को ओवरटर्न कर रहे हैं और हिंदू लॉ लगा रहे हैं, तो आप कहें कि ये किस किस्म का सेक्युलरिज्म है. सबसे पहली बात, भारत में शरिया है नहीं. हमारे यहाँ पे पर्सनल लॉ बोर्ड है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, which has already outlived its utility. It shouldn't have been there in the first place. ये कैसा सेक्युलरिज्म है जहां पे सारे जो रूल्स हैं वो हिंदूज के लिए है, जो माइनॉरिटीज हैं वो अपने इंस्टीट्यूशंस खुद कंट्रोल करते हैं, उनके उन्होंने अपने पर्सनल लॉज बना रखे हैं. तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो मेजोरिटी है उसमें बहुत ज्यादा
डिससैटिस्फैक्शन आपको देखने को मिलती है कि भाई सारे जो रूल्स हैं वो हमारे लिए हैं और सारी जो प्रिविलेजेस है वो माइनॉरिटीज के लिए हैं। तो अगर गवर्नमेंट एक बिल प्रपोज कर रही है, लॉ बनाने की कोशिश कर रही है विच इज अ यूनिवर्सल लॉ फॉर एवरीबडी, हाउ इज इट एन असॉल्ट ऑन द मुस्लिम्स? तो आप इंडियन लेफ्ट को देखें कि ये लोग बेसिकली सॉफ्ट जिहादिज्म के को प्रोपगेट करते हैं। So that is how seriously one can take them. You know, you cannot be in bed with, if you call yourself a reformist, you cannot be in bed with somebody who promotes soft jihadism. तो इतना बड़ा तजाद वहां पे है, and I think that is why they are misled. मतलब नजम सेठी साहब आज से जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ था, तो वो कह रहे थे कि उनकी असेसमेंट ये थी कि अब कश्मीर में खून खराबा होगा, अब पता चलेगा दिल्ली को कि अब उनको आएगा मजा, अब उनको समझ में आएगा। क्या हुआ? आज कोई नजम सेठी साहब को पूछे कि भाई आपकी असेसमेंट तो बिल्कुल गलत निकली, कश्मीर हैज चेंज फॉर बेटर। अभी भी होते हैं लोन वुल्फ अटैक्स, बट द ऑर्गेनाइज्ड टेरर नेटवर्क इज डिसमैंटल्ड, द पीपल हैव चेंज फॉर बेटर, दे हैव स्टार्टेड टू रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। सो नजम सेठी साहब के सोर्सेज ने उनको बताया होगा, मैं उनको भी कसूर नहीं लगाती, बट अगर आप एक इंटेलेक्चुअल है तो यू शुड कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन। व्हेन आई टॉक टू पाकिस्तानीज, आई टॉक टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ पाकिस्तानीज। देयर आर पीपल हु आर फ्रॉम द लेफ्ट, देयर आर पीपल हु आर फ्रॉम द राइट। आई डू ट्विटर स्पेसेस जिसमें हर तरह के लोग आते हैं। दैट इज हाउ यू कैन फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट अ सोसाइटी। यू कैन नॉट लाइक यू नो रेज अ वॉल कि इन लोगों से तो बात ही नहीं करनी है। अच्छा, ये जो बात है, ये तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी की थी कि जो ही ये कर्फ्यू लिफ्ट होगा कश्मीर में, तो खून की नदियां बह जाएंगी। जो लफ्ज उन्होंने यूज किया वो ब्लड बाथ था। तो नजम सेठी इज नॉट अलोन। तो बहुत से लोग थे वो यही कह रहे थे कि बहुत बड़ा खून खराबा होगा। अच्छा, पाकिस्तान में बहुत से लोग ये कहते हैं, आपको पता होगा इस आर्गुमेंट का, कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो रिलीजियस पार्टीज को वोट नहीं देते, लेकिन इंडिया के लोग जो हैं वो रिलीजियस पार्टीज को वोट देते हैं। जैसे बीजेपी जो है वो पावर में आ गई, पाकिस्तान में जो है जमात इस्लामी कभी पावर में नहीं आ सकती। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट आर्ग्यूमेंट? पहले तो जो आपने लास्ट में लाइन बोली बहुत ही संक्षेप में मैं उसका जवाब दूंगी। जो आपने कहा कि इमरान खान ने भी ये बात बोली थी, इमरान खान सियासतदान है, नजम सेठी इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, सो ही बेटर बी ट्रूथफुल एटलीस्ट टू हिज प्रोफेशन। टू मूव ऑन, आपने कहा कि पाकिस्तान में लोग ये कहते हैं, तो सबसे पहले तो वो ये साबित करें कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक रिलीजियस पार्टी है। पहले तो उनको ये बात साबित करनी चाहिए। उनका नाम ही है भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय का मतलब तो इंडियन होता है। अगर आप कांग्रेस का पूरा नाम देखें तो उनका नाम क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। वो भी एक इंडियन पार्टी है, ये भी एक इंडियन पार्टी है। तो ये मजहबी जमात कैसे हो गई? जस्ट बिकॉज द हिंदू हु इज फीलिंग एलियनेटेड, दे आर केटरिंग टू हिज सेंटिमेंट। हालांकि अगर हम डेटा में जाए ना, तो दे हैव डन फार more for the Muslims than the previous parties have done. Whether you talk about the funding to the Islamic seminaries, which are called madrasas, whether you talk about putting money on female education, आप किसी भी लिहाज से देख लें तो भाजपा जो है, जिसको बीजेपी बोला जाता है, उन्होंने शायद मुसलमानों के लिए को बहुत ज्यादा किया है। यू टॉक अबाउट ट्रिपल तलाक, इट वॉज अ कंसर्न फॉर द मुस्लिम वुमेन। आप फोन पे किसी को तलाक दे रहे हैं, आप ओरली तलाक दे रहे हैं, कौन सी सिविलाइज सोसाइटी में, सेक्युलर सोसाइटी में दिस इज एक्सेप्टेबल? एज हिंदू वुमेन हमारे कितने राइट्स हैं? आपको आपका शौहर ऐसे तलाक नहीं दे सकता है। अगर आपको डिवोर्स करना है अपनी वाइफ को, आपको बकायदा कोर्ट में जाके पिटिशन फाइल करनी होती है, आपको रीजंस देने होते हैं। ये किस किस्म की तलाक है जिसमें मर्द ने गुस्से में चाहा तो वो उसने 3 शब्द बोले और वो तलाक हो गई? हम इसको सिविलाइज बिहेवियर नहीं मानते हैं। वो हो सकता है किसी का इंटरनल मैटर हो, बट क्योंकि ये चीजें आप रेज में कर सकते हैं, आप रेज में ये चीज करेंगे, हो सकता है कल अगले दिन आप पछताएं। और हम वी आर सेक्युलर डेमोक्रेसी, तो सबके लिए एक कानून होना चाहिए। तो पहला तो ये आर्ग्यूमेंट कि बीजेपी इज अ मजहबी जमात इज रॉन्ग। सेकेंडली,
दिस आर्ग्यूमेंट कि हम मजहबी जमातों को वोट नहीं करते, हम जमाते इस्लामी को वोट नहीं करते। भाई आपके यहाँ तो हर पार्टी जमाते इस्लामी है, जमाते इस्लामी तो नाम से जमाते इस्लामी है ना। इमरान खान तशबीह के बिना वो ट्रैक्टर पे चढ़ते नहीं थे, कंटेनर पे चढ़ते नहीं थे। आपके यहाँ पे टीवी पे बैठ के लोग डिबेट शुरू करते हैं, जो आपका वो कलमा होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उससे शुरुआत करते हैं। आपने कौन सा इंडियन पॉलिटिकल कमेंटेटर देखा है जो शुरुआत करता है किसी मजहबी स्टेटमेंट या फिर स्लोगन के साथ? दिस इज नॉट नॉर्मल बिहेवियर इन इंडिया। अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो लोग बोलेंगे सठिया गया है ये बंदा, ये पागल हो गया है, मतलब इसको क्या हो गया है। तो आपके यहाँ पे तो सारी पार्टीज जमाते इस्लामी है। नवाज शरीफ आज वो कुछ और है, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले वो कुछ और थे। आज वो कहते हैं कि चादर और चार दीवारी की वो करनी चाहिए। तब उनको भूल गया था जब वो हेलीकॉप्टर से फोटोज गिरा रहे थे बेनजीर भुट्टो की। तो एवरीबडी यू नो उन सबका एक क्लोजेट में स्केलेटन्स हैं। तो पाकिस्तान के लोगों को तो बिल्कुल हक नहीं है इतना गुडी टू शू बनने का कि भाई हम बहुत अच्छे हैं और भारत के लोग ऐसे हैं। अच्छा, आपने बाबरी मस्जिद गिरा दी। पाकिस्तान में 30 मंदिर तोड़े गए थे इमीडिएटली बाबरी मस्जिद के बाद। आपको पता है यूके में भी मंदिर तोड़े गए थे, बांग्लादेश में भी तोड़े गए थे। यूके में आप यकीन कर सकते हैं कि पाकिस्तानियों ने वहां पे मंदिरों पे अटैक किया। और पाकिस्तान में अलोन 30 टेम्पल्स वर वैंडलाइज्ड। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, इन रियल टाइम आप पढ़ लीजिएगा, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको भेज भी दूंगी। तो भाई आपने मुकाबला कर लिया और उसके बाद कितने ब्लास्ट हुए भारत में, 1993 राइट्स हुए, क्या क्या नहीं हमने देखा। आज तक बदला नहीं खत्म हो रहा है, मतलब आज तक बदला नहीं खत्म हुआ है बाबरी का, जबकि हिंदूज ने कोर्ट में केस लड़ा है। हम नहीं कहते कि जो बाबरी मस्जिद को पीपल टुक द लॉ इनटू देयर हैंड्स, आई एम नॉट गोइंग टू सिट एंड कंडोन दैट बिहेवियर, ठीक है। पर अगर आप देखेंगे कि कानून एक कम्युनिटी की तरफ उसका झुकाव है, सेक्युलरिज्म के नाम पे माइनॉरिटी अपीजमेंट हो रही है, गुंडागर्दी को मेन स्ट्रीम कर दिया गया है कि जस्ट बिकॉज कोई ये माइनॉरिटीज हैं तो ये कुछ भी करें, तो जाहिर सी बात है मेजोरिटी कम्युनिटी क्या ये बर्दाश्त करेगी? पाकिस्तान में आप मुझे बताएं कब ऐसा होता है कि भारत मैच जीतता है तो हिंदू इलाकों में लोग पटाखे चलाते हैं? आप मुझे बताएं ऐसा होगा? एज अ पाकिस्तानी यू टेल मी, विल द पाकिस्तानीज टॉलरेट इट? एंड इन द फर्स्ट प्लेस दे शुड नॉट डू इट। जो पाकिस्तान में हिंदू रहता है वो पाकिस्तानी है। आपकी लॉयल्टी आपके मुल्क के साथ होनी चाहिए, आपके मजहब के साथ नहीं। हम ये मानते हैं जो हिंदू यूके में रहता है, आज जो ब्रिटिश हिंदू है उसकी लॉयल्टी यूके के साथ होनी चाहिए। भारत के लिए ठीक है उसकी एक फीलिंग हो सकती है, बट जो आपका मुल्क होता है आपको सबसे पहले उससे प्यार करना चाहिए, क्योंकि आप वहां रहते हैं, आप उसके रिसोर्सेज यूज करते हैं। जिस दिन मुसलमान ये सीख जाएंगे, उस दिन मुसलमान जो दुनिया भर में जो खज्जल खवार हो रहे हैं, आई एम सॉरी टू यूज दैट लैंग्वेज, वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। उनको समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम उनके अंदर है या फिर दुनिया, सारी दुनिया इज आउट देयर टू हार्म मुस्लिम्स। ये उनको समझ आ जाएगा। जी, यहाँ पे इस तरह के जो हैं मसाइल काफ़ी आते हैं कि लोग ये कहते हैं जी कि हम जो हैं बहुत टॉलरेंट हैं, बहुत लिबरल हैं। लेकिन मुझे याद पड़ता है कि जब रब्वा का नाम बदला गया, जहाँ पे अक्सरियत अहमदियों की है, पंजाब असेंबली ने रेज़ोल्यूशन पास किया, लेकिन कोई एक एमपीए ने भी ये नहीं कहा कि भई वहाँ के रहने वालों से भी पूछ लो कि उनको नया नाम पसंद है, वो रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते। तो लेकिन उस पे किसी ने वो बात नहीं की। ऑल ऑफ देम थॉट दे वर डूइंग गॉड्स वर्क। अच्छा, हम थोड़ा-सा अगर मौज़ू को बदलें, तो ये बताइएगा कि हमारे यहाँ आजकल बड़ी कंट्रोवर्सी है कि हमारे यहाँ इलेक्शन हुए, उससे बहुत कंट्रोवर्सी हुई और क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चंस हुए। प्रेज़िडेंट आरिफ अलवी जिनका ताल्लुक पीटीआई से है और अभी जो है चूँकि इलेक्शंस नहीं हुए थे, तो अभी तक वो अपनी टर्म जो है पूरी होने के बावजूद वो प्रेज़िडेंट हैं अभी। तो उनका ये कहना है कि अगर हमने कंप्यूटराइज्ड ईवीएम जिसको कहते हैं वो कर ली होती तो ये सारे मसाइल पैदा ना होते। तो इंडिया में क्या सूरत हाल है? क्या वहाँ पे भी सारी जो है वोटिंग जो है वो नॉन कंट्रोवर्शियल होती है? क्या वहाँ पे भी कुछ डिस्प्यूट्स आते हैं? और कब आपने ये जो है कंप्यूटराइज्ड या ईवीएम का इस्तेमाल शुरू किया?
जी, जो फर्स्ट आपको इसकी एग्जांपल मिलती है, इट गोज़ बैक टू 1982। केरला में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है एर्नाकुलम। वहाँ पर पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था, जिसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं। बट भारत में अगर आप मेन स्ट्रीम नेशनल लेवल पे देखें तो 1998 से 2000 के बीच में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इन फेसेस, मतलब ग्रेजुअली, क्योंकि एक टेस्टिंग फेज होती है और जो हमारे यहाँ मशीन्स यूज होती हैं, दे वर डेवलप्ड बाय पब्लिक सेक्टर स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस। एक जिसको आप कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ईसीआई, और दूसरा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में अगर देखें एक्रोनिम उसका है, उसको बेल हम कहते हैं। तो उसको बाकायदा पूरी उसकी टेस्टिंग की गई थी, फिर फेजेस में उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, और आज भारत में हर जगह ईवीएम के थ्रू ही चुनाव होते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि डिफरेंट पार्टीज एक दूसरे पे इल्जाम लगाती हैं कि ईवीएम्स भी जो हैं आप उनको कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, पर कोई भी इस चीज को आज तक प्रूव नहीं कर पाया। और ऑफ कोर्स इसके लिए एक मैकेनिज्म भी रखा गया है कि आप फ्रॉड जो है उसको रेगुलेट तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि नथिंग इज, आप ऐसी तो कोई भी चीज नहीं है जो फुल प्रूफ है, राइट? तो एक होता है वीवीपैट, जिसको बोलते हैं वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। तो कई जगह ऐसा होता है कि रैंडमली ईवीएम्स के साथ साथ वीवीपैट को भी यूज किया जाता है कि इन केस कोई फ्रॉड हो तो आप पेपर ट्रेल के थ्रू उसको भी आप ट्रेस कर पाए। बट ऐसे केसेस यहाँ पे हुए नहीं हैं। बहुत पार्टीज ने एक दूसरे पे इल्जाम लगाए हैं, बट बात ये है कि जैसे पाकिस्तान में तो जो हवा होती है, कभी कभी चीजें उसके बिल्कुल बरक्स हो जाती हैं। जैसे हवा इमरान खान की थी, पता चल रहा था, लोग वोट करने भी आ रहे थे, बट जीतने के टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले ट्रेल कर रहे थे, फिर वो आगे आ गए। तो यहाँ पे जो हवा होती है जनरली ना, जो एग्जिट पोल्स होते हैं या फिर जो भी डिफरेंट सर्वेज होते हैं, उसमें आपको मोर और लेस समझ आ जाता है, क्योंकि उसमें एक ह्यूज सैंपल साइज होता है। तो मोस्टली जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स होते हैं वो उसके सिंक में ही आपको नजर आएंगे, थोड़ा इधर उधर होगा, बट मोस्टली आप देखेंगे कि एग्जिट पोल्स वगैरह से बहुत ज्यादा दूरी आपको जो हकीकत होगी उसमें नहीं नजर आएगी। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, यहाँ पे लेट 90s में यहाँ पे भारत में इंट्रोड्यूस हुए और अब ऑल ओवर द कंट्री यूज होते हैं ईवीएम्स। एंड एक और बहुत बड़ा इसका फायदा है, क्योंकि जब आप बैलेट पेपर यूज करते हैं ना, तो उसकी जो पोस्ट इलेक्शंस या पोस्ट वोटिंग जो आपको, उसके लिए बहुत ज्यादा आपको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं गिनने के लिए। और यहाँ पे भी बहुत ऐसा होता था, कहीं कहीं जगह लोग बूथ कैप्चर कर लेते थे और बहुत ज्यादा वायलेंस होती थी। ऐसा नहीं है कि अभी नहीं होती है, बंगाल में आज भी कुछ एरियाज हैं, अगेन डोंट मीन टू टारगेट एनी कम्युनिटी, बट देर आर एरियाज dominated by a particular community or dominated by a particular party which supports the particular community। वहां पे आज भी इस तरह की चीजें मिलती हैं कि वो बूथ्स अभी भी कोशिश करते हैं कैप्चर करने की, बट दे कैन नॉट डू मच, क्योंकि आप अगर बैलेट पेपर होगा तो वो तो पकड़ के लेके ही चले जाते थे कि नहीं है रिजल्ट्स, क्या कर लोगे। तो बहुत वायलेंस होता था। अभी भी वेस्ट बंगाल में आपको भारत में बहुत वायलेंस देखने को मिलता है जब स्टेट इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा इलेक्शंस होते हैं। केरला में बहुत होता है, आरएसएस के लोगों को बहुत टारगेट किया जाता है। कभी कभी वो भी पलट के टारगेट करते हैं, इट्स नॉट लाइक वन साइडेड, वो भी करते हैं, उनको भी बहुत टारगेट किया जाता है, क्योंकि केरला में भी बहुत जो भारत में जो कम्युनिज्म है ना, वो एक अलग ही ब्रांड का कम्युनिज्म है। आपको दुनिया भर में जो कम्युनिज्म मिलता है, जो सोशलिज्म मिलता है, इट्स लाइक फ्री ऑफ रिलीजन। तो भारत में जो आपको कम्युनिस्ट मिलेंगे, उनकी सबसे बड़ी जो एलाइज होती हैं, जैसे वेस्ट में होती हैं, दे आर इस्लामिस्ट। सो it's more like an Islamo-leftism kind of a thing, Islamo-leftist alliance, and that is why they don't win. क्योंकि अगर if you are not true to your own ideology, आपको हिंदू मजहब से प्रॉब्लम है, फेयर इनफ, नो प्रॉब्लम। आप कम्युनिस्ट है, आप नहीं मानते रिलीजन को, बट आप हिंदुओं को गाली दे और जो शरिया चाहते हैं आप उनको अपनी सर आंखों पे बिठाएं, तो आपको कौन सीरियसली लेगा। तो होता है यहाँ पे भी, बट हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हर चीज का एक तोड़ होता है। लाइक आई सेड कि ईवीएम्स के साथ साथ वीवीपैट्स भी किए जाते हैं बहुत जगह में, जस्ट टू चेक द ऑथेंटिसिटी। और इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि आपके खुद के जो सदर हैं वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ईवीएम्स होते तो आज कुछ और बात होती। सो आई थिंक दैट्स क्वाइट अ टेस्टिमनी। अच्छा सोनम, आखिर में ये बताइएगा
कि सोशल मीडिया और ख़ास तौर पे यूट्यूब के आने से क्या इंडिया पाकिस्तान के दरमियान कुछ अंडरस्टैंडिंग में बेहतरी आई है? कुछ ऐसा लगता है कि भई कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है और इसने फैसिलिटेट किया है इसको, या इससे नफ़रतें बढ़ी हैं? दोनों तरह से इट कट्स बोथ वेज़। तो आपकी क्या असेसमेंट है? Like you said, the answer is in your question. I think a bit of both has happened. कई चीजें हमने ऐसी देखी जो हम देखना नहीं चाहते थे एक दूसरे के बारे में शायद। जाहिर सी बात है हिंदुस्तान में भी एक मुसलमानों को लेके एक नैरेटिव है। वो सिर्फ इंडियन मुस्लिम्स को लेके नहीं है। आई रादर प्रेफर मुस्लिम इंडियंस। वो सिर्फ मुस्लिम इंडियंस को लेके नहीं है, वो दुनिया भर में मुसलमानों की हरकतें देख के अक्रॉस द वर्ल्ड एक नैरेटिव है। तो पाकिस्तान के लोगों को जाहिर सी बात है वो चीज पसंद नहीं आती। पर बात ये है कि वो अपने गिरेबान में झांकते नहीं है, क्योंकि हमें किसी के मजहब से प्रॉब्लम नहीं है, हमें मुसलमानों के कॉन्डक्ट से प्रॉब्लम है। हमें उनके मजहब से प्रॉब्लम नहीं, हम ऐसा नहीं चाहते कि हम दावा करके उनको हिंदू बना दें। तो ऑफ कोर्स पाकिस्तानीज वर आल्सो इन फॉर अ रूड शॉक जब उन्होंने भी देखा होगा कि भारत में कोई हमारे मजहब को इतना अब मतलब एक है, उसको लेके एक सेंटिमेंट है। और हमें तो शुरू से ये बातें पता चलती थी, क्योंकि आपके तो मेन स्ट्रीम टीवी में हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता था और लोग हंसते थे, और इट वाज लाइक प्रीटी मेन स्ट्रीम। हमें तो पता था, हमारे लिए इट वाज काइंड ऑफ अ यू नो इट चेंज फॉर बेटर, क्योंकि हमने देखा कि पाकिस्तान में ऐसे भी लोग हैं जो सब मजाहिब का एहतराम करते हैं। ऐसे लोगों को भी हमने देखा, आप जैसे लोगों को भी देखा, who are open to criticism, who are willing to walk the extra mile, कि भाई कुछ अच्छा हो जाए। तो that was a change for better। बट अगर आप मुझे ये पूछें कि क्या इससे कोई तब्दीली आ सकती है, तो मेरा मानना है कि नहीं। उसका रीजन ये है कि तब्दीली आने के लिए आपको एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच लेनी पड़ेगी। अगर आप बोलेंगे कि सिर्फ सोशल मीडिया से लोग एक दूसरे को जाने, ठीक है, मेरे भी बड़े सोशल मीडिया, थैंक्स टू सोशल मीडिया आई गॉट टू नो सम ऑफ वेरी वंडरफुल पाकिस्तानी पीपल। आई टुडे आई हैव लाइक मेनी फ्रेंड्स देयर जो बहुत सेंसिबल लोग हैं। पर वो मेरे फील्ड के लोग हैं, वो इंसर्जेंसी ट्रैक करते हैं, वो मिलिटेंसी ट्रैक करते हैं, वो दे आर वेरी डिस्पैशनेट काइंड ऑफ पीपल। ठीक है, मेरा भी जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जो मैं काम करती हूँ, इट्स अ वेरी डिस्पैशनेट फील्ड। वहां पे हम ये सब चीजें देखते नहीं है। तो आई फील कि चेंज इज स्टिल फार फ्रॉम हैपनिंग। उसका रीजन ये है कि लाइक आई सेड, इसके लिए मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच चाहिए आपको। पीपल टू पीपल कनेक्ट इन रियल भी होना चाहिए। जो वीजास के रूल्स है वो चेंज होने चाहिए। बट इंडिया में इतने ज्यादा कंसर्न्स हैं नेशनल सिक्योरिटी को लेके पाकिस्तान की वजह से, स्पेशली आफ्टर 26/11। वो जो डेविड हेडले आया था, वो एक गोरे का नाम लेके आया था, बट ही वाज अ पर्सन ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन। तो हमने बहुत सारी चीजें ना वी लर्नड इट द हार्ड वे। और सबसे बुरा उसके बाद ये लगता है कि आज भी पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो उस चीज को डिनाई करते हैं। एक तो होता है ना कि वहां की आवाम उठ के बोले कि भाई वो बंदा आया था, ठीक है, हम मानते हैं, बट वी डोंट फील दैट वे। जैसे जब पेशावर में अटैक हुआ था तो भारत के लोग परेशान थे, वो दुखी थे कि ये बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। बट हमने क्या देखा कि जब यहाँ पे 26/11 हुआ तो पाकिस्तान में बहुत लोगों ने मिठाइयां बांटी, और वो आज भी डिनायल में है। अगर आप उनसे 26/11 की बात करोगे तो वो बोलेंगे कश्मीर में क्या हो रहा है। भाई कश्मीर में जो भी हो रहा है तुम्हारा क्या लेना देना है? वो हमारे देश का हिस्सा है, तुम्हें उससे क्या लेना देना है? तो आई थिंक सबसे पहले ये नॉर्मलाइज करना चाहिए कि जो सच्चाई है, देयर शुड बी एकेडमिक इंक्वायरी। टीवी पे डिबेट्स होंगी, और जब मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट जो हैं वो प्रोपोगेट करेंगे पीस को सच्चाई के साथ, अपने दिल पे हाथ रख के। सिर्फ ये नहीं है कि आज आप एंटाई एस्टैब्लिशमेंट है तो कुछ और बोले, कल आप पलटी मार लें। यू हैव टू बी ट्रू टू योरसेल्फ। अगर वो शुरू होगा तो चीजें बदल सकती हैं। अच्छा, आपने कहा कि 26/11 पे पाकिस्तान में मिठाइयाँ बाँटी गईं। किसने मिठाइयाँ बाँटी? कहाँ पढ़ा आपने ये? There were multiple videos. You can still find हुँ, those videos. हुँ, हुँ। और मैं खुद इतने लोगों से इंटरेक्ट कर चुकी हूँ, मेरे स्पेसेस में लोग आते हैं, हाँ अच्छा किया। हुँ, रिसेंटली एक पाकिस्तानी यूट्यूबर से ने किसी से रोड पे बात करी, आई थिंक लाहौर का केस था, जहाँ पे एक बंदा बोल रहा है कि हाफिज सईद तो हमारा हीरो है, हुँ, उसने तो बहुत अच्छा किया। तो ऐसे लोग भी आपको नजर आते हैं ना। अगर आपको भारत में जो सेंटिमेंट है वो ये है कि यार मुसलमान हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते, मुसलमान हमारे मजहब को अच्छा नहीं मानते,
वो आपको ये आप उनको ये बोलते नहीं सुनेंगे कि वो कोई इस्लाम को गाली दे रहे हैं या फिर आपके कोई रिवियर्ड फिगर जैसे प्रॉफिट मोहम्मद को बहुत रिवियर्ड फिगर है वो, ऐसा नहीं कि वो उनको उनके लिए कुछ गलत वर्ड्स बोलते नजर आएंगे। उनका जो क्रिटिसिज्म होता है दैट इज कन्फाइंड टू द कॉन्डक्ट ऑफ द मुस्लिम। बट पाकिस्तान में हमारे मजहब को अटैक किया जाता है एंड इट इज सो मेन स्ट्रीम। और शर्म आनी चाहिए इंडियन प्रोड्यूसर्स को। एक आपके एक्टर है नुमान एजाज, वो एक शो करते थे जी सरकार, ही इज एन आर्टिस्ट par excellence, one of the best artists in the subcontinent. Nobody can take that away from him, but he's a bigot to the core. वो एक शो करते थे टीवी पे जी सरकार, उनके हर शो में शकील साहब कोई लेना देना नहीं है भारत से, आप आर्टिस्ट को बुला रहे हैं पाकिस्तानी, आप उनसे आर्ट के बारे में बात करें। कौन से भारत में ऐसे शोज होते हैं जहां पे आर्टिस्ट आता है तो उससे लोग पाकिस्तान के बारे में सवाल पूछते? नहीं होता। वो जो आता था उसको कि हमारी देवियों का मजाक उड़ाना, फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी पे जोक्स कसना, बुचर ऑफ गुजरात, कभी ये जो चीजें होती है ना, फिर ये लोगों को पसंद नहीं आती हैं। कि देखिए मैं इमरान खान की बहुत बड़ी क्रिटिक हूँ, पर पाकिस्तान के लोग उनको पसंद करते हैं, मैं क्या कर सकती हूँ उसमें? तो वी हैव टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट ऑफ द पीपल। तो इसी तरह पाकिस्तान के लोगों को समझना चाहिए कि ये हमारा देश है, पार्टीशन हो चुकी है, आप अपना देश संभालिए, हम अपना देश संभालेंगे, हमें जिसको लाना है हम उसको चुन के ले आएंगे। भाई हमारे यहाँ तो फंक्शनल डेमोक्रेसी, हम वोट करते हैं और लेकर आते हैं, आप उसकी रिस्पेक्ट करिए। अगर आप अपने यहाँ डेमोक्रेसी की रिस्पेक्ट नहीं करा सकते तो ये आपकी गलती है। भारत में ऐसा नहीं होता है, लोग वोट करते हैं, लीडर चुन के आता है, उसकी इज्जत करिए। बहुत प्यार से हम रह सकते हैं, बट उसके लिए आपको कुछ जो आपके वो बेसलेस मुतालबे है ना, जिनकी हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स में लोग जाना नहीं चाहते, वो सिर्फ यूट्यूब से सीख के भाई कश्मीर हमारा है, हमारी जगुलर वेन है। आई मीन सॉर्ट योर प्रायोरिटीज फर्स्ट। आप कश्मीरियों को भी तो पूछ लें, वो आपके साथ आना भी चाहते हैं। जैसे लोग बोलते हैं कि इंडिया पाकिस्तान को हड़प कर लेगा, कैसे कर लेगा? क्या पाकिस्तान के लोग भारत में आना चाहते हैं या हम उनको लेना चाहते हैं? ये चीजें ऐसे नहीं होती हैं कि आपने सोची और कह दी। तो थोड़ा सा उस मामले में मुझे लगता है कि शऊर की कमी है पाकिस्तानियों में। वो बहुत चीजें ना एज्यूम करते हैं, बहुत सारी जो थ्रेट्स हैं वो उन्होंने खुद बना रखी हैं। जैसे इंडिया हम पे अटैक करेगा, डू यू हैव एन एग्जाम्पल? नो। तो जो लोग आपको ये आपके दिमाग में फीड कर रहे हैं, उनके खुद के तो क्रेडेंशियल्स देख लें। दे हैव द हिस्ट्री ऑफ oppressing the Pakistani people, denying them their fundamental right to vote, to choose a leader of their choice. उस तरह के लोगों के आप क्रेडेंशियल्स नहीं देख रहे हैं, आप उनकी बातों पे आ रहे हैं। मतलब just see what that organization has been doing. जी, इस इलेक्शन डे पे एक साहब से मेरी मुलाकात हुई बार्बर शॉप पे। तो उनसे मैंने पूछा कि आपके ख्याल में क्या है, इंडिया से अच्छे ताल्लुकात हो सकते हैं? तो वो कहने लगे कि इंडिया सिंसियर नहीं है इस मामले में। तो मैंने कहा जी कैसे आप इस नतीजे पे पहुंचे कि इंडिया सिंसियर नहीं है? हमारे एयर मार्शल असगर खान, हु वाज अ हाईली रिस्पेक्टेड मिलिट्री ऑफिसर, उन्होंने ये कहा है और उनका वीडियो मौजूद है यूट्यूब पे कि जितनी भी जंगें हुई उनका स्टार्ट पाकिस्तान की तरफ से हुआ। तो फिर उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो ये अनफॉर्चुनेट बात है कि बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो डीप उसमें जाना नहीं चाहते कि क्या हकीकत क्या है। वो बहुत ही सुपरफिशियल तरीके से इस चीज़ को लेते हैं और ये यानी इसका एहसास नहीं करते कि कितने हाई स्टेक्स इसमें इन्वॉल्व है। सो थैंक यू वेरी मच। सो